कोरोना के मामलों में लगातार जो है वो पिछले दिनों हमने देखा तेजी आई और दिल्ली की बात करें या कुछ अन्य राज्यों की बात करें वहां पर भी केसेस में खासा बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ महीनों में। हमारे साथ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा हैं इस वक्त, ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप के हेड जो आईसीएमआर ने नेशनल टास्क फोर्स एक बनाया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसमें डॉक्टर अरोड़ा से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। पहला सवाल डॉक्टर अरोड़ा आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो इतना सर्ज देखा गया है हाल ही के दिनों में, इसका क्या कारण है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वायरस है वो जो वेरिएंट है वो थोड़ा अलग है, इसलिए इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है केसेस में। क्योंकि पिछले महीनों की अगर हम बात करें मार्च से ये बढ़ोतरी देखने में आई है, तो इसकी कोई खास वजह सर? अ, एक तो धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो रीसेंट हम कोरोना के आंकड़ों में तेजी देख रहे हैं, ये कई कारण हैं। एक खाली एक पर्टिकुलर टाइप का कारण जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। सबसे पहले ये होता है कि वायरल इलनेसेस में ये एक वेव फॉर्म है, लहर के रूप में इन्फेक्शन आता है। तो पिछले साल सितंबर में बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ा, उस समय हुआ। उसके बाद फरवरी में बहुत ही कम हो गया, लोगों ने कहा अब तो कोरोना खत्म हो गया, और अब ये फिर तेजी से बढ़ने लगा और अप्रैल और मई में ये हम बढ़ता हुआ देखेंगे और फिर उसमें इस लहर में फिर परिवर्तन आएगा। तो एक तो ये हर वायरल इलनेस, चाहे वो पोलियो हो, चाहे मीजल्स हो, खसरा हो, सभी में इस तरह की लहर होती है, समय का अंतर होता है। दूसरी चीज ये है कि पिछले साल और इस साल में एक आमूल परिवर्तन हुआ है हम लोगों के एटीट्यूड कोरोना की तरफ, उसमें एक आमूल परिवर्तन आया है। पिछले साल जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो हमारे मन में भयंकर तरीके से हम लोग में एक भय था कि अगर ये बीमारी हुई तो हम एक तरीके से ये बहुत परेशान करेगा, मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक थी। तो लोगों में बहुत सावधानी बरती जा रही थी, और जिसको हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कह रहे हैं उसका हम विशेष ध्यान रख रहे थे। लेकिन पिछले एक साल में हम लोगों को ये ज्ञान हुआ कि ये बीमारी बड़ी उम्र के लोगों में तो बहुत सीरियस होती है, लेकिन युवा वर्ग में ये बीमारी एक आम जुकाम की तरह होती है, ज़्यादातर में लक्षण भी नहीं होते। तो एक लापरवाही सी आई, लोगों ने दोबारा सामाजिक समारोह भी मनाने शुरू कर दिए। लोगों को लगा कोरोना अब खत्म हो रहा है, तो बर्थडे पार्टीज और बाकी गेट टुगेदर्स, और रिसेंटली हम देख रहे हैं हरिद्वार में और बाकी जगह जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स है, रिलीजियस गैदरिंग्स है, सोशल गैदरिंग्स है। तो ये सारा का सारा कारण जो है जिसमें वायरस का प्रसार तेजी से होता है, वो है। तीसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें लगता है कि कुछ जगह पे, ये मुख्य नहीं है, कुछ जगह पर जो वायरस है, वेरिएंट वायरस, जिसको इन्फेक्शियसनेस ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वो हो सकता है। उसके बारे में पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा लापरवाही हम सबकी तरफ से, हम सबके मन में भय कम हो जाना, और वायरल इन्फेक्शन का एक नेचुरल जो जो लाइफ साइकिल है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण मेरे को लगते हैं। सर आपने कहा कि वायरल इन्फेक्शन का जो लाइफ साइकिल है उसकी भी एक वजह है, तो ये लाइफ साइकिल कितने दिनों तक रहेगा? क्योंकि अभी इसको सेकेंड वेव कहा जा रहा है। अगर साइंटिफिकली बात करें हमारे दर्शकों के लिए, तो कितने दिनों तक ये रहता है अगर उसके साइकिल की हम बात करें तो? तो ये इसकी मॉडलिंग एक्सरसाइजेस की गई हैं, और इन मॉडलिंग एक्सरसाइजेस पिछली बार जब की गई थी तो आमतौर पे ये जो पीक है, ये पीक 4 से 6 हफ्ते के बीच में रहता है। तो हमें लगता है कि मई के मिड तक ये पीक जो है खत्म, मतलब कम होना शुरू हो जाना चाहिए। तो अगले 3-4 हफ्ते में धीरे धीरे ये इन्फेक्शन अपना पीक पहुंच करके और फिर वापस आना शुरू कर सकता है। तो ये, और साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि लोगों के अंदर ये वायरल का जो इन्फेक्शन है, ये अपने आप नहीं होगा। लोगों की सावधानी बरतने से, और जो उन्होंने सावधानी हटाई थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है, अगर वो दोबारा अपने करते हैं तो दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, और
ये इन्फेक्शन कम होने की संभावना या जितनी तेजी से प्रसार हो रहा है वो कम होता चला जाएगा। तो सर आप कह रहे हैं कि मई के मिडल यानी 15 मई के बाद से ये कम होने शुरू हो जाएंगे। हमें लगता है ऐसे ही है। ये हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह ने उन्होंने मॉडलिंग एक्सरसाइज करी है और मैं सोचता हूँ काफ़ी हद तक वो सही होना चाहिए। सर एक कर्व को फ्लैटन करने की बात शुरू से की जा रही है जब से कोरोना आया है, तो ये कर्व फ्लैटन कब तक होगा, इसको लेकर के कोई साइंटिफिक स्टडीज हो रही हैं, या हम कोरोना की, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी अभी है, हालांकि लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ थोड़ी ढिलाई जरूर बरती, जो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा कारण है ये दूसरी वेव का। क्या ये कर्व फ्लैटन का कोई वो हमारे पास है कि कब तक ये कर्व पूरी तरह से फ्लैटन हम कर पाएंगे? तो कर्व को फ्लैटन की जगह मैं कहूँगा कर्व को नीचे करना, मतलब वी वांट टू ब्रिंग इट डाउन सो दैट नंबर ऑफ केसेस आर मिनिमाइज्ड। उसका तरीका एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और लोगों में संपर्क करना। आफ्टर ऑल लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में संपर्क कम करना है और संपर्क कम करने के जो है डिफरेंट तरीके से करे जा रहे हैं। और इस बार लॉकडाउन मेरे विचार से एक आंसर नहीं है। लॉकडाउन से एक सामाजिक डिसरप्शन होता है, इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है और मेरे को लगता है मेंटल डिसरप्शन भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है जब आप अकेले अलग-थलग पड़ जाते हैं। तो इन सब वजह से उसकी जगह माइक्रो लेवल पे कंटेनमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष कदम उठाने पड़ेंगे कि भई आप पूरे आधे शहर को या मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पे अगर कंटेनमेंट किया जाए और लोगों को समझाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रहता है कि कैसे करना है, कितना कर सकता है क्योंकि कंटेनमेंट का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये हेल्थ सेक्टर का इतना बड़ा काम नहीं है जितना कि एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो उस पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी तरीके से इसका क्रियान्वयन करते हैं। सर एक और बात कही जा रही है कि पहले जो वायरस था, ये क्या डबल म्यूटेंट वायरस है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो अभी कैरियर है उसकी क्षमता ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की है। पहले जो कैरियर व्यक्ति था वो जितने लोगों को इन्फेक्ट कर पाता था, अभी जो स्ट्रेन है उसमें उसकी क्षमता ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने का है। इस पर आप थोड़ा अगर प्रकाश डाल पाएँ कि क्या ये जो म्यूटेंट अभी है उसकी क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है और इसलिए इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? तो जहाँ तक ये तथाकथित डबल म्यूटेंट है, इसका एग्ज़ैक्ट बिहेवियर के बारे में अभी अध्ययन चल रहा है। वैज्ञानिक तौर पे देखा जा रहा है कि ये इसका प्रचार-प्रसार करने में इन्फेक्टिविटी संक्रमण क्षमता कितनी है, अभी इस पे वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है। तो कुछ अ कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जो यूके वेरिएंट है और साथ में ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, ये जो हैं सर्टेनली ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है कि बहुत थोड़े देर का संपर्क भी अगर मैं बीमार व्यक्ति के साथ में आता हूँ या मेरे को बहुत थोड़ी डोज़ भी मेरे शरीर के अंदर जाए तो मेरे को संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है, वो इन्फेक्शियसनेस है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि अगर मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ज़रा-सी भी कोताही करूँगा, तो ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि इलाज वही है, सबसे जो बेहतरीन इंटरप्शन के लिए इंटरवेंशन है, वो केवल मास्क पहनना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम कुछ भी कर लें। वैक्सीन होने के बावजूद भी मास्क एक ऐसा इंटरवेंशन है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और हमें तरीका देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे सब लोग, खास तौर पे युवा साथी मास्क को अच्छी तरीके से करें और सफाई बहुत अच्छी तरीके से हाथ और हाथ-पैर को धो करके मुँह को साफ रखें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर एक और क्या सिम्टम्स अभी बदल गए हैं, क्योंकि पहले जैसे खांसी बुखार, अभी कहा जा रहा है कि डायरिया के लक्षण भी हैं। क्या सिम्टम्स में इस अभी जो स्ट्रेन है कुछ चेंजेस सिम्टम्स में आए हैं? हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं और वो समझदार इसलिए कि वो पिछले 1 साल में ये बीमारी
पहले खाली 4 हफ्ते पुरानी थी, अब हो गई 1 साल पुरानी बीमारी हो गई। तो डायरिया वगैरह पहले भी हो रहे थे, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा था। और ऐसा नहीं है कि नई नई तरह की बीमारियां अब हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अब हमें बेहतर समझ है। जो वैज्ञानिक लोग हैं, इनको मेटिकुलसली कोरोना इन्फेक्शन को हम लोगों ने देखा है और उससे ये समझ आया है कि ये जो, जैसे आप डायरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उल्टी की बात कर रहे हैं, शरीर में एलर्जी जैसे रिएक्शन, मतलब दाने हो जाना है, ये सारे के सारे पहले भी हो रहे थे, पहले हमारा इन पे ध्यान नहीं जा रहा था, अब उन पे ध्यान जा रहा है, तो इसलिए पता चल रहा है। सर एक और बात आ रही है कि बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले हम देख रहे थे कि बच्चों में उतने केसेस नहीं आ रहे थे, इसके पीछे कोई खास वजह? अ, ये हो सकता है कि बच्चों में लक्षण ज़्यादा होने लगे। मतलब ये मैं आपको बता दूँ कि पहले हमारे कंट्री में 3 राउंड्स नेशनल सीरो सर्वे हो चुका है, आपको अच्छी तरीके से ज्ञान है इसका। और उसमें देखा गया था कि 18 साल से नीचे, 10 से 18 के बीच में, 18 से 45 के बीच में, 45 से ऊपर 60 और फिर 60 से ऊपर जीवन के अंत तक, जो इन्फेक्शन का रेट था, संक्रमण का रेट था, वो सब जगह बराबर था। यानी कि पहले भी बच्चे इन्फेक्ट हो रहे थे और आज भी बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये संभावना है कि बच्चों में जो लक्षण पहले नहीं हो रहे थे, वो लक्षण अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बच्चों में ये बहुत ही अ, हल्की बीमारी होती है। इसमें गंभीर सिम्पटम्स या अस्पताल में दाखिल, ये बहुत कम, बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है। लेकिन हल्के लक्षण अगर होते हैं तो फ़ौरन जाँच करानी चाहिए, क्योंकि उनका इलाज तो हल्का-सा है, पैरासिटामॉल ही देना होता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर परिवार के बाकी लोगों से अलग करना होता है। वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने में सहायक होते हैं। युवा वर्ग इन्फेक्शन करने में, स्प्रेड करने में, संक्रमण को प्रसार करने में बहुत सहयोग करते हैं। इसलिए क्वारंटाइन और इसलिए उनकी जाँच, इसलिए उनका डायग्नोसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर एक और सवाल वैक्सीन से जुड़ा हुआ, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो भी आपका एक एक्सपर्टीज का एरिया है। सर क्योंकि वैक्सीन जो आई, 2 डोजेस लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ, इसको लेकर के क्या स्टडी है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पूरी तरह से आप अगर दोनों डोज ले लेते हैं तो सेफ नहीं होते हैं? कुछ उस तरह की स्टडीज हैं कि कितने केसेस में केस दोबारा हुए, और फर्टिलिटी अगर हुई तो कितनी हुई और क्यों हुई? तो यही यही कारण है कि इस समय वैक्सीन सबको नहीं दिया जा रहा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं। आप वैक्सीन लगने के बाद भी दूसरों को वायरस फैला सकते हैं। लेकिन अगर जो 45 साल से ऊपर के हैं, उनको वैक्सीन लगा हो, तो प्रैक्टिकली उन लोगों को मृत्यु होने की संभावना नगण्य हो जाती है, सीरियस बीमारी होने की भी संभावना करीब-करीब खत्म हो जाती है। तो इस समय मुख्य उद्देश्य वैक्सीन का लोगों को अस्पताल में जाने से बचाना है, उनकी मृत्यु बचाना है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपने कड़ाई नहीं दिखाई, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो अगर मैं आम तौर पे कहूँ कि 1 लाख में 1000 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वैक्सीन लगा हो तो 300 के आसपास लोगों को फिर भी इन्फेक्शन, संक्रमण हो सकता है और वो बीमारी फैला सकते हैं। तो मकसद ये है कि वैक्सीन लगाने का इस समय मकसद हमें लोगों की जान बचाना है और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पे जो वज़न है वो इतना ज़्यादा ना आए कि वो चरमरा जाए। लेकिन जब वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगी, तो फिर सभी को दिया जा सकता है, जिससे कि कोरोना को पूरी उस पे विजय प्राप्त करेगी। और सर वैक्सीन के काफ़ी सारे सिम्टम्स की भी बात हो रही थी कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं लोगों को, ब्लड क्लॉटिंग से लेकर के तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को हो रहे थे। कोई डेटा हमारे पास है उसको लेकर के, या उस फ्रंट पे क्या हो रहा है? तो यह मैं वैक्सीन के सुरक्षित होना, ये हमारे लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अ, एक तरीका होता है। तो भारत में वैक्सीन सेफ्टी सर्वेलेंस बहुत ही एक बृहद तरीके से है। हर ज़िले में
एक एक्सपर्ट पैनल है, फिर उसके बाद हर स्टेट कैपिटल में एक एक्सपर्ट पैनल है, और उसके बाद नेशनल लेवल पर विशेषज्ञों का एक पैनल है। तो एक पिरामिड का शेप्ड है, और ये आज एक रातों रात नहीं पैदा किया गया, ये पिछले 10-12 साल की मेहनत है जो इसमें ये हुआ है। तो इस बार जब टीके लग रहे हैं तो कोविन पोर्टल पे साथ ही साथ जिन लोगों को एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनका भी संज्ञान लिया जा रहा है, और वो उसमें करा जा रहा है। तो जैसे जैसे टीकाकरण हो रहा है, हम लोग जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या चीज़ वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई है। तो एक तो मामूली बुखार हो जाना, हाथ में दर्द होना, हाथ हिला नहीं पाना, ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, सबको मालूम है, और समय के साथ लोगों ने इसके बारे में रिपोर्ट भी करना कम कर दिया है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है उसमें 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सीरियस एडवर्स इवेंट्स, यानी कि टीका लगने के बाद किसी को अस्पताल में दाखिल करना होता है या मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इनको सीरियस कहते हैं। तो ऐसे सीरियस सारे के सारे जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है, और ये इवेंट जब रिपोर्ट होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन की वजह से हुआ है। ये जब जिस तरीके से रात को मैंने कुछ चावल खाए और सवेरे मेरे पेट दर्द हुआ, इसका मतलब चावल से नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से टीका लगने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए या दाखिल करना है तो उसकी जाँच करनी होती है कि ये वैक्सीन की वजह से है या वैसे जो एक बड़ी लोग के उम्र में लोगों को हो जाता है, तो वो सारी जाँच की जा रही है। और इस साथ ही साथ एक होता है सीवियर किस्म के, यानी कि जिससे लोगों के मन में चिंता होती है, वो दूसरी होता है, और तीसरे होते हैं माइल्ड किस्म के। तो माइल्ड वाली तो इतनी चिंता की बात नहीं है, सीवियर और सीरियस ऐसे सारे के सारे जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 20 लोगों की बहुत बड़ी 4 पैनल बनाए हुए हैं, और उनकी जांच चल रही है, और हम लोग ऑलमोस्ट बिल्कुल अप टू डेट हैं। पिछले हफ्ते तक के सारे जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनको कर लिया है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करी जा रही है अगले 1-2 दिन में, और जहां मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बेसिस पे कहूँगा कि चिंता की ऐसी कोई बात नहीं, हमारी दोनों वैक्सीन बहुत सुरक्षित हैं। और जहाँ तक आप सबने पढ़ा हुआ है, हम सब लोगों को इस बारे में सुन रहे हैं कि थक्का बन जाना, क्लॉटिंग हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना, ये कोई हमारी बहुत बड़ी समस्या है नहीं। और जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं, वो बड़ी जल्दी सबके सामने लाए जाएंगे। सर, इसके अलावा क्या अभी हम जैसे आपने कहा कि मई के अंत में मिड में से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कर्व जो है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आम जनता के लिए क्या संदेश आपका? एक ही संदेश, और संदेश ये है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जारी रखें, मास्क पहने, बार-बार हाथ धोएं, मुँह धोएं, अननेसेसरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, और जितनी दूरी लोगों से मेंटेन करी जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग वो करा जाए। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सांस्कृतिक तौर पर महिलाएं हमारे यहाँ चुन्नी पहनती हैं, उससे मुंह ढक लेती हैं, चेहरा ढक लेती हैं। वो एक बहुत अच्छा तरीका है मास्किंग का, और एक नेचुरल तरीका है, और उसको अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ गमछा यूज़ होता है या कपड़ा होता है, फेंटा कहते हैं, मुंह उसको ढक लेते हैं कि भाई उससे जो है परेशानी ना हो। तो अपने जो सांस्कृतिक तौर पे तरीके हैं उनको हम ज़रूर फॉलो करते रहें, वो एक अच्छे मास्क का तरीका करा जा सकता है। साथ ही साथ मेरी हर एक से एक विनती रहेगी, खास तौर पे युवा वर्ग के साथ, कि परिवार में 45 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे उनको सबको ले जा कर के टीका ज़रूर लगवाएं। तो उनका टीका लगाएं और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहें। तो मेरे को लगता है कि अगले 3-4 हफ्ते में हम सारी की सारी ये जो सिचुएशन है इसको बिल्कुल पलट करके रख सकते हैं। सर, एक और सवाल, आज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि जिन भी वैक्सीन्स हैं, जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं, जापान की, यूरोप की और अमेरिका की, उनको जहां वहां पर इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन अगर है तो हम भी देंगे। तो ये सर कैसे पूरा होगा आगे, इससे कितनी सहायता मिलेगी? तो कल आपने बिल्कुल सुना होगा कि वो जो है स्पुतनिक जो वैक्सीन है,
रशियन वैक्सीन, उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हो गया है। उसने ब्रिजिंग ट्रायल यहाँ हुआ था, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए और देश की ज़रूरत को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पे ये निर्णय लिया गया है कि जिन वैक्सीन्स को बाहर पर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है डब्ल्यूएचओ द्वारा या किसी मान्य रेगुलेटर से, तो उन वैक्सीन को इमीडिएटली यहाँ पर ब्रिजिंग ट्रायल भी शुरू करेंगे, साथ ही साथ उनको यहाँ की जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकेगा और जिससे हमारे पास वैक्सीन की मात्रा थोड़ी बेहतर उपलब्ध हो जाए और जो इस समय हम कई बार कमी की बात सुनते हैं, वो लोगों के मन में उस तरह का कोई संशय ना रहे। तो सर वैक्सीन की इसको मात्रा कैसे की किया उपलब्धता जो है बेहतर हो जाएगी। सर क्योंकि इसको एक कैसे चीज़ किया तो जाएगा? हाँ, इसमें एक चीज़ हमें याद रखना है, हमें 40 करोड़ लोगों को अगस्त तक टीकाकरण करना होता है। 40 करोड़ का मतलब ये होता है कि हमें 80 करोड़ टीके चाहिए। 80 करोड़ टीके का मतलब ये हुआ करीब 10% तो 85 और या 90 करोड़ के आसपास टीके चाहिए। तो अभी हमारी क्षमता जो है वो है, इसके साथ-साथ ये जो एडिशनल क्षमता बन जाएगी तो जिसमें एक कंफर्टेबल तरीके से हमारी ये जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, इनको पूरी तरह से टीकाकरण किया जा सकता है अगस्त तक। सर ये जो बाहर की विदेशी जो इमरजेंसी यूसेज ऑथराइजेशन जो हम लाएंगे उसके लिए क्या कोई अलग प्रक्रिया होगी कि पहले 100 लोगों को लगाई जाए या कैसे हमारे हमको हमारे जो हमारा सिस्टम है उसको कितना सूट कर रही है या हमारा यहाँ पे कैसे ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड करता है उसको लेकर क्या कोई ट्रायल या पहले कुछ होगा वो क्या प्रक्रिया होगी सर वो बता पाएं अगर आप। तो स्पुतनिक भी बाहर बनी हुई वैक्सीन है, लेकिन उसका ब्रिजिंग ट्रायल हो गया है। कोविशील्ड भी बाहर की वैक्सीन थी, यहाँ ब्रिजिंग ट्रायल हो गया। अब जो नई और वैक्सीन आएंगी, उसमें ब्रिजिंग ट्रायल का हम उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वैक्सीन अगर हमें मिलती है, उसको हम जनता के लिए उपलब्ध कराएँगे, साथ ही साथ ब्रिजिंग ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। तो दोनों चीज़ साथ-साथ चलेगी, जिससे कि वैक्सीन की उपलब्धता बेहतर हो जाए विथ इमीडिएट इफेक्ट। सर अंतिम में लास्ट संदेश जनता को क्या देंगे आप क्या अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम से कम मिड मई तक या उसके बाद भी लंबा हमें फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा मैं, क्योंकि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जिसको कोविड अप्रोप्रिएट कह रहे हैं, उससे हमें फ्लू की बीमारी नहीं होती, ज़ुकाम नहीं होता, टीबी नहीं होगी, हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हैं और लंग्स वगैरह में जो प्रदूषण है उस वो कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर, तो इसके बहुत लाभ हैं। तो ये तो हमें जीवन का और अपने संस्कृति का एक हिस्सा बनाना होगा। हमें पुराने तरीके से जैसे मैंने अभी चुन्नी का और गमछे की बात करी, तो वो उसको जीवन का हिस्सा अगर हम बना लेंगे, तो ये सोचे कि भई कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर से हम निजात पाना चाहते हैं, ये गलती होगी। फिर हमारे पास बड़ी जल्दी दूसरी पीक आ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।